Assalamu alaikum. I hope that you all will be doing good. I'm Kashif Iqbal, a lecturer special education. Today we are going to discuss asthma. First of all, I would speak about the subject, which is management of PCC, physically challenged children, and the course code is SPED 3132. So सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हेल्थ इम्पेयरमेंट क्या होती हैं, इनकी कॉजेज़ क्या होती हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और फिज़िकल डिफेक्ट्स क्या होते हैं और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती हैं। ये वो चीज़ें जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की हुई हैं, इनकी डेफिनेशंस, और डेफिनेटली दिस वाज वेरी बेनिफिशियल लेक्चर। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं सुना है तो डेफिनेटली आई सजेस्ट यू टू लिसन दिस एंड यू वुड बी बेनिफिशियल फ्रॉम दिस। सो आज हम डिस्कस करने लगे हैं एस्थमा। एस्थमा को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ अपना आज का एजेंडा बता दूं कि व्हाट वी विल बेनिफिट फ्रॉम दिस लेक्चर टुडे। Today we will have the clear understanding. Definitely we will discuss and you people will benefit, that you will be able to understand what is asthma, what are its symptoms, and how we can treat this, and definitely how we can treat the child with the condition of asthma. So these things we will discuss in our today's agenda. सो हमारे आउटलाइन के मुताबिक 3.1 है एस्थमा, जो इसका नंबर है वहाँ पे। सो इफ़ वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एस्थमा, देन वी कैन से एस्थमा इज़ अ कंडीशन in which the airways narrow and swell and produce extra mucus. एस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो एयर वे है वो तंग हो जाता है और उसमें स्वेलिंग भी होती है और इसमें एक्स्ट्रा बलगम प्रोड्यूस होता है, म्यूकस बलगम को कहते हैं। दिस कैन मेक ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट, इससे सांस लेने में तंगी होती है, एंड ट्रिगर कॉफिंग, वेजिंग, और इससे खांसी होती है काफ़ी ज़्यादा, स्वेलिंग होती है थ्रोट से लेके लंग्स तक के रास्ते में, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और सांस छोटा छोटा महसूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरफेरेंस इन डेली लिविंग। कुछ लोगों के लिए एस्थमा इज़ लिटिल माइनर प्रॉब्लम, एस्थमा बहुत कम इशू होता है। ज़्यादातर ये लोग यंग ही हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा मजबूत होता है। कुछ के लिए इट कैन बी मेजर प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि उनकी डेली एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और यकीनन लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा अटैक की तरफ भी लीड करता है। अब हम देखते हैं कि इसका कोई कंट्रोल या क्योर भी है। दिस इज़ आवर नेक्स्ट पॉइंट। एस्थमा कैन बी क्योर्ड। सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि इसका कोई इलाज नहीं, इसको क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है, क्योंकि जो एस्थमेटिक कंडीशन होती है वो चेंज ओवर टाइम होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क विद द डॉक्टर। डॉक्टर के साथ काम करना और डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि इसके साइंस और सिम्टम्स को टाइमली डिटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा। इसके सिम्टम्स क्या हैं?
Definitely the symptoms of asthma vary from person to person. पर्सन टू पर्सन इसके जो सिम्टम्स हैं वो चेंज होते हैं. समवन हैज़ एस्थमा अटैक, किसी को एस्थमा अटैक हो सकते हैं. Someone have the symptoms of only signs. Someone have the only signs. किसी को सिर्फ signs हो सकते हैं, lighter or minor. Especially at the time of doing exercise करते हुए या वो कोई हैवी काम करते हुए. या समटाइम किसी के जो सिम्टम्स ऑल द टाइम होते हैं. अब अस्थमा के साइंस एंड सिम्टम्स हैं क्या? नंबर 1, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस छोटा आता है, थोड़ा आता है. नंबर 2, चेस्ट टायर्डनेस और पेन, चेस्ट में पेन स्टार्ट होती है. नंबर 3, ट्रबल स्लीपिंग caused by shortness of breath, सांस थोड़ा लेने की वजह से सोने में डिफ़िकल्टी, इंसान सो ही नहीं सकता. नेक्स्ट पॉइंट, विस्लिंग और व्हीजिंग साउंड, सांस में एक विसल की साउंड आती है या सांस के अंदर एक एक्स्ट्रा ऐसी साउंड आ रही होती है जैसे सांस भी ले रहा है और बंदा हल्के के साथ साथ आवाज़ें में निकल रही हैं. खांसी भी होती है, कॉफिंग होती है और बहुत इसके जो है ना स्पेल चलते हैं ठंड की वजह से ना. वर्सन्स ऑफ अस्थमा, अस्थमा के नुकसानात क्या हैं? अब हम उन साइंस को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से अस्थमा ख़तरनाक साबित हो सकता है. उसमें नंबर 1 पे है इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में दुश्वारी का सामना जो बढ़ता रहता है और इसको मेजर किया जा सकता है पीक फ्लो मीटर के साथ. नंबर 2, क्विक इनहेलर यूज़ करना पड़ता है, उसकी ज़रूरत पेश आती है इनहेलर. अब हम इसके साइन और सिम्टम डिस्कस करते हैं. वो कुछ लोगों के लिए मखसूस है, कुछ लोगों के लिए फॉर सम पीपल अस्थमा के जो साइन और सिम्टम्स हैं वो कुछ सिचुएशन में डिफरेंट होते हैं. उसमें नंबर 1 पे है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, एक्सरसाइज से भी अस्थमा इंड्यूस होता है और ये उस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है जब हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठंडी और खुश्क. नंबर 2, ऑक्यूपेशनल अस्थमा, ये ज़्यादातर वर्क प्लेस पे काम करने की वजह से होता है. जैसे उन लोगों को अस्थमा ज़्यादा होता है जो गर्मी के दिनों में जब फसल उतर रहता है खेतों में काम करते हैं तो उनको ज़्यादा अस्थमा अटैक होता है, वर्क प्लेस का इशू. या कोई आदमी अगर पेंट की फैक्ट्री में काम करता है वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होते हैं. तीसरे नंबर पे एलर्जी इंड्यूस्ड अस्थमा, ये थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की, जो फसल की कटाई का जो मौसम होता है इसमें एक ख़ास किस्म की एलर्जी होती है जिसकी वजह से अस्थमा का अटैक स्टार्ट होता है और वो उस वक्त तक जारी रहता है जब तक ये फसलों की कटाई का मौसम ख़त्म नहीं हो जाता. अब इमरजेंसी ट्रीटमेंट को कब देखा जा सकता है? सवेयर अस्थमा अटैक कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ज़िंदगी का जो नुकसान है वो अस्थमा के सवेयर अटैक की वजह से हो सकता है. डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या किया जा सकता है जब साइन और सिम्टम ज़्यादा वर्सन्स हो जाते हैं. वर्सन मीन्स ख़तरनाक, और जब आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है.
एज़मा के जो साइंस होते हैं एमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए वो क्या है? नंबर 1, रैपिड वर्सन्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वीजिंग। सांस की जो तंगी है वो रैपिड होती जाती है, बढ़ती जाती है। नंबर 2, नो इम्प्रूवमेंट आफ्टर यूजिंग क्विक रिलीफ इनहेलर। इनहेलर यूज़ करने के बावजूद भी आराम नहीं मिलता, ये इमरजेंसी कंडीशन होती है। नंबर 3, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हेन यू आर डूइंग मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी। छोटे से छोटा फिजिकल काम भी किया जा रहा होगा तो सांस की तंगी का सामना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सीइंग द डॉक्टर। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको अस्थमा है और अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी या कॉफिंग है और ये चंद दिन से ज़्यादा हो गए हैं कि ये खांसी आपको बरकरार है या अस्थमा के कोई और साइन और सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं, सी द डॉक्टर। अगर अस्थमा का ट्रीटमेंट टाइमली किया जाए तो लंग्स को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वक्त गुजरने के साथ साथ तबीयत को ख़राब होने से बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोज होने के बाद अस्थमा को मॉनिटर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पता चल जाता है कि आपको अस्थमा है तो डॉक्टर के साथ आपको कंसल्ट इसलिए करना पड़ेगा ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। इसे ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, इट कैन बी कंट्रोल्ड। और अगर आपको अस्थमा पहले से है और इसके सिम्टम्स ज़्यादा वर्स होते जा रहे हैं देन यू नीड टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। इसमें हो सकता है कोई मेडिकेशन या कोई थेरेपी आपको एडवाइस की जा सके। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, रिव्यू योर ट्रीटमेंट। अपना जो ट्रीटमेंट है उसको बार बार रिव्यू करते रहें और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा बार बार। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कॉजेज़ ऑफ अस्थमा। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ अस्थमा? इट इज़ वेरी क्लियर, ये बहुत क्लियर है कि लोगों को अस्थमा क्यों होता है और कुछ लोगों को अस्थमा क्यों नहीं होता। इट इज़ वेरी क्लियर। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अस्थमा इज़ जेनेटिक और इनहेरिटेड प्रॉब्लम। ये जेनेटिक या इनहेरिटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, उनके फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अस्थमा के ट्रिगर्स क्या हैं, किस वजह से अस्थमा होता है? कुछ ऐसे केमिकल, कुछ ऐसे मादे जिनसे एलर्जी होती है तो उनके जो साइन और सिम्टम्स हैं जो बेसिकली ट्रिगर का काम करते हैं अस्थमा के लिए। और इसके जो साइन और सिम्टम्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। और इसमें क्या शामिल है? नंबर 1, एयरबॉर्न सब्सटेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हवा में उड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिन, डस्ट, मोल्ड स्टोर्स, पेट bender, and particles of cockroach waste or color of the paint color. Number 2, respiratory infections. For example, the common cold जो ठंड की वजह से होते हैं। नंबर 3, ऐसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से अस्थमा हो जाए। नेक्स्ट, कोल्ड एयर, ये भी अस्थमा के उसमें शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है एयर पोल्यूटेंट्स, हवाई आलूदगी, एंड इरिटेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोक वगैरह, इससे भी अस्थमा होता है।
सर्टन मेडिकेशन, चंद मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी वजह से अस्थमा होता है। फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर्स, एस्पिरिन एंड एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जी स्ट्रॉन्ग इमोशंस और स्ट्रेस। स्ट्रॉन्ग इमोशंस या कोई स्ट्रेस या कंडीशन परेशानी ऐसी होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। फूड और बेवरेजेस के साथ कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अस्थमा हो सकता है। एक डिजीज़ है जिसका नाम है जर्ड, ये गैस्ट्रोफ्लायल रिफ्लक्स डिजीज़। ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें के स्टमक गैसेस जो हैं वो आपके गले तक आती हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं अस्थमा के? देयर आर वेरियस फैक्टर्स इन अस्थमा विच कैन डेवलप अस्थमा। दीज इंक्लूड, इसमें शामिल क्या है? नंबर 1, हैविंग अ ब्लड रिलेटिव से भी अस्थमा हो जाता है, such as a parents or sibling. Number 2, having other allergic conditions. और इसमें हे फीवर भी होता है जिसको हम लोग एलर्जिक रेमेटाइटिस भी कहते हैं। उसके बाद बीइंग ओवरवेट, मोटापा होना भी अस्थमा की तरफ लेके जाता है। बीइंग अ स्मोकर, सिगरेट नोशी से भी बंदा अस्थमा की तरफ जाता है। नेक्स्ट, एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक। सेकेंड हैंड स्मोक ये होता है कि किसी भी तरह का कोई धुआं वो बार बार, किसी बंदा होटल पे काम करता रहे चूल्हे पे, तो उसे भी अस्थमा हो जाता है। किसी भी तरह की पोल्यूशंस या फ्यूम्स कहते हैं जब हम किसी बिल्डिंग को पेंट करते हैं तो उसके हवा में पेंट की खुशबू फैल जाती है। बेसिकली वो जो पेंट की जो स्मेल होती है दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फ्यूम्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशनल ट्रिगर्स हैं, इनकी तरफ इन्होंने एक्सपोजर दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल केमिकल है, फॉर्मिंग है और मैन्युफैक्चरिंग है। एज़मा की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या है? एज़मा की कॉम्प्लिकेशंस में शामिल हैं ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स जो कि इंसान को सोने नहीं देते। स्लीप डिसऑर्डर, जिसको हम लोग इंसोम्निया भी कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, और उनकी जो वर्क और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिस्प्लेस हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जब एज़मा का अटैक होता है तो डेफिनेटली ये जो डेज़ होते हैं सिक डेज़ कहलाते हैं। एयरवे को ब्रोंकियल ट्यूब भी तो कहते हैं ना, तो उसमें ये भी है कि हाउ वेल यू कैन ब्रीथ, कितना अच्छे बेहतर तरीके से आप सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी एमरजेंसी रूम विज़िट करना चाहिए और सीवियर अस्थमा के लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना वो लॉन्ग टर्म होते हैं, जो और वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए जो अस्थमा को स्टेबल करती है। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने नोट भी ऐड किया हुआ है, प्रॉपर ट्रीटमेंट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन प्रिवेंटिंग बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। के
प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट के बगैर आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी एक बिहेवियर सेटअप है वो चेंज नहीं हो सकता। इसकी प्रिवेंशन क्या है अस्थमा के? एज़मा को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। हाँ, ये हो सकता है मिलजुल के और ये इस वजह से कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि जिसमें एज़मा से ख़ुद को प्रिवेंट किया जा सके। इसमें नंबर 1 पे कहा जा सकता है अपना जो एज़मा एक्शन प्लान है वो पाबंदी के साथ फॉलो करें, उसे डॉक्टर के साथ डिस्कस भी करें टाइम टू टाइम। गेट वैक्सीनेटेड फॉर इन्फ्लुएंजा एंड निमोनिया। इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के लिए अपने आप को हिफाजती टीके लगा के रखें। नेक्स्ट पॉइंट, एस्थमा के उन ट्रिगर्स को डायग्नोज करना चाहिए उस पेशेंट को कि जिनकी वजह से उसे अटैक होता है एस्थमा का, ताकि वो ट्रिगर्स उस बंदे के इर्द गिर्द से हटा दिए जाएं। मॉनिटर योर ब्रीदिंग, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करें। यहाँ पे एक और पॉइंट भी मैं आपको बता दूं कि अपनी जो ब्रीदिंग है, सांस लेने की कैफियत है, उसको ज़रूर मॉनिटर करें। इस सांस लेने में भी आपको कुछ ना कुछ वार्निंग साइन जैसे आ रहे होंगे, जिसमें हल्की हल्की खांसी होगी या वीजिंग होगी या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा होगा, क्योंकि जो लंग फंक्शन होता है ये डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और इसको हम चेक कर सकते हैं होम पीक फ्लो मीटर के ज़रिए। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई एंड ट्रीट अटैक्स। आइडेंटिफाई भी करें और ट्रीट भी करें उन अटैक्स को जो कि एज़मा से रिलेटेड है और इनको जल्दबाजी इसमें करनी है। अगर आप जल्दी से इसको ऐड करें तो आपको एस्थमा का कम से कम अटैक हो सकता है, और इसमें आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमने एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, जब आपका पीक फ्लो आपको अलर्ट करता है किसी भी अटैक के बारे में, तो आपने अपनी जो मेडिसिन है वो टाइमली लेनी है, और अगर आपके सिम्टम्स ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होते तो आपको मेडिकल हेल्प लाजमी लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास टू बी कंटिन्यूड, आगे मज़ीद चल रहा है। अपनी मेडिसिन उसी तरह लें जिस तरह एक डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किए हैं, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है क्विक रिलीफ इनहेलर की तरफ अटेंशन अपनी बरकरार रखें। तो अपने डॉक्टर को देखें अबाउट एडजस्टिंग द ट्रीटमेंट। आपका जो ट्रीटमेंट है उसको स्टार्ट करने के हवाले से या उस पर मज़ीद बात करने के लिए आपको अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, यकीनन इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, कि जब बहुत ज़्यादा सवेर खांसी हो तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि आपको कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता, जिससे आपकी ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आपकी जो एनर्जी है वो खांसने पे लग रही होती है, और नतीजा ये निकलता है कि आपकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है। तो ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम ऐड कर सकते हैं छोटे छोटे काम करने से, कि जिनसे एस्थमा के अटैक से बचा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना एनवायरनमेंट चेंज किया जा सकता है। अगर किसी एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डस्ट है जिसकी वजह से एलर्जी फैलने का खदशा है, या
ये हम किसी खेत से गुज़र रहे हैं, फार्म हाउस पे गुज़र रहे हैं जहाँ पे डस्ट उड़ रही है, या जो फसल की कटाई का मौसम कुछ ऐसे है, तो वहाँ पे हमें चाहिए या तो हम अपना हैंड करचीफ यूज़ करें, ताकि या मास्क यूज़ करें, या कोशिश करें उस जगह से ख़ुद को एस्केप करें, ताकि हमारे ऊपर कोई इस तरह की एलर्जी या इस तरह का इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा ये है कि जो डेली एक्सरसाइज़ है वो आपको यकीनन बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज रखती है। और हमने तो जहाँ ये भी सुना हुआ है कि अगर आप एक एप्पल दूध के साथ लेंगे तो यकीनन आपका दिन जो है ना एक फ़्रेश गुजरेगा, आपका जो है ना वो मेटाबॉलिज़्म है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है सिर्फ़ एक एप्पल खाने से। आपका ब्लड प्रेशर एक एप्पल खाने से कंट्रोल होता है। तो इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे मेजर्स हैं जो अगर हम अडॉप्ट कर लें तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे लिए किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई ट्रबल नहीं होता उस चीज़ को अडॉप्ट करने में। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क मी फ्रीली। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।